नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का शानदार शो हल्ला बोल। आज की बहस में बात होगी एक पोस्टर की, माफ कीजिएगा फिल्मी पोस्टर की नहीं, बल्कि एक सियासी पोस्टर की हम बात करेंगे जो बीजेपी की फैक्ट्री में छपी है, लेकिन निशाना साधा गया है आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी ने पोस्टर जारी करके दिल्ली एमसीडी चुनाव में माहौल को गर्म कर दिया है, क्योंकि इस पोस्टर के नाम और जो किरदार है उनमें से 2 किरदार गुजरात की चुनावी बयान बदलने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और बीजेपी का दावा है कि जिस फिल्म का पोस्टर जारी किया गया है उसके कुछ सीक्वल्स भी हैं जो एमसीडी चुनाव में बवंडर पैदा कर देंगे, केजरीवाल की जमीन ही खिसका देंगे। लेकिन केजरीवाल को खुद पर भरोसा है, इसलिए वो दिल्ली की दहलीज से बाहर निकलकर गुजरात में भी अपनी पार्टी की ईमानदारी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एमसीडी चुनाव में असल मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी या फिर पोस्टर का जवाब पोस्टर से ही दिया जाएगा? क्या दिल्ली की जनता बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कामकाज का हिसाब मांगेगी या फिर दोनों के बीच कांग्रेस अपना हिसाब चुकता करेगी? सवाल कई हैं, इस पर होगी बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए हल्ला बोल की ये रिपोर्ट। पोस्टर आ गया है, फिल्म का नाम है लुटेरा। लेकिन ना तो ये फिल्म किसी मल्टीप्लेक्स में लगेगी और ना ही किसी ओटीटी पर आएगा। इसकी नुमाइश तो जनता के सामने होगी, मीडिया के सामने इसका प्रचार चलेगा, प्रोपेगेंडा वार होगा, पलटवार होगा। क्योंकि इसके जो किरदार है वो सियासी है, डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर तक सभी बीजेपी ने तय किए हैं। हीरो से लेकर विलन तक सभी बीजेपी की फैक्ट्री से तैयार किए गए। दरअसल मौसम चुनावी है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बजते ही पोस्टर की छपाई शुरू हो गई। बीजेपी ने उन्हीं किरदारों को चुना है जिनको लेकर वो पिछले कई दिनों से आक्रामक थी, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार के तराजू पर तोल रही थी, आरोपों का अंबार लगाए बैठी थी। यही वजह है कि बीजेपी खुद ही सभी किरदारों का तारुफ अपने ही अंदाज में एक एक करके करा रही है। लीडिंग रोल में हवाला घोटालेबाज के लुटेरा नंबर 1 और सपोर्टिंग रोल में कैलाश गहलोत भी है। तिहाड़ में जो घोटाला हुआ है, जो लुटेरे बनके ठगों को भी लूटने का काम किया है, उसमें सपोर्टिंग रोल कैलाश गहलोत का है और डायरेक्टर निर्देशक तो अरविंद केजरीवाल ही है। ये सामने निकलकर आ चुका। यानी बीजेपी ने केजरीवाल की उस नींव पर चोट की है जिसकी मजबूती का दावा दिल्ली के सीएम कट्टर ईमानदारी से करते हैं। लोग बड़ी बेसब्री से एमसीडी के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल से लोगों के साथ धोखा हो रहा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी गारंटी होती है, ये गारंटी कभी टूटती नहीं है। दिल्ली की सत्ता में आए केजरीवाल को करीब 8 साल हो गए, लेकिन एमसीडी की सत्ता का स्वाद अब तक नहीं मिल पाया। दिल्ली में एमसीडी में 250 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 4 दिसंबर को निगम की 250 सीटों के लिए चुनाव होना है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है, तो वहीं केजरीवाल बीजेपी पर गाली पॉलिटिक्स करने का आरोप मढ़ रहे हैं। डी ढोंगी अरविंद केजरीवाल, एन से निकम्मा अरविंद केजरीवाल और दूसरे डी से डरपोक अरविंद केजरीवाल। बीजेपी कहती रहेगी। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कोई 5 काम बता दो जो आपने 15 साल में किए हो। कोई 5 काम बता दो जो 15 साल में एमसीडी, चलो 5 मत बताओ, 2 ही काम बता दो जो तुमने 15 साल के, मतलब 24 घंटे बैठ के मेरे को गाली देते हैं, ढोंगी है, राक्षस है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये क्या राजनीति है? इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 वर्षों से बीजेपी का शासन है। केजरीवाल को लगता है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन सवाल केजरीवाल के सामने भी है जिनका फायदा उठाने में बीजेपी जुट गई। ऐसे में वो क्या मुद्दे पर हैं जिनका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? नंबर 1,
कोरोना काल में कूड़े का डोर टू डोर कलेक्शन होना। नंबर 2, कोरोना काल में विपक्ष का नदारद रहना। नंबर 3, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में राशन बांटा जाना। नंबर 4, 15 साल में कामकाज का ब्यौरा। नंबर 5, केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप। हालांकि बीजेपी के सामने एमसीडी चुनाव में खतरे भी हैं। खतरा नंबर 1, वह वर्ग जो फ्रीबी का लाभ उठाता है और केजरीवाल का वोट बैंक है। नंबर 2, 15 सालों में निगम में भ्रष्ट छवि से ना उबर पाना। नंबर 3, एमसीडी के एकीकरण के बाद अधिकारियों के शासन में आम लोगों के काम नहीं होना। नंबर 4, एमसीडी से जुड़े कर्मचारियों की सैलरी का मुद्दा। नंबर 5, एमसीडी चुनाव में नेतृत्व का सबसे बड़ा संकट। दिल्ली की ये लड़ाई आगे की सियासत का रुख भी तय करेगी। मुकाबला इसीलिए भी कड़ा है क्योंकि मसला सिर्फ दिल्ली की एमसीडी का नहीं है, गाड़ी गुजरात में भी अटकी हुई है। केजरीवाल ने गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी एक बार फिर जीत के साथ इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। इन सबके बीच कांग्रेस अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा दें। आशीष सूद इस वक्त बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। मुदित अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी का भी पक्ष वो रखेंगे यहां पर। और विनोद अग्नोत्री वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे, क्योंकि अब ये जो राजनीति है उसको पोस्टर वॉर और उससे ऊपर फिल्मी पोस्टर वॉर तक आप ले आए हैं। तो सवाल तो यही है कि पोस्टर तो रिलीज कर दिया आपने, फिल्म कब रिलीज हो रही है? फिल्म तो दिल्ली की जनता रिलीज कर ही देगी इस बार फिर, क्योंकि हर बार आम आदमी पार्टी एक ही टेंडेंसी पर चलती है, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मगर आपने अनेक राज्यों में देखा है, लगातार अनेक राज्यों में आपने देखा है आम आदमी पार्टी के वो सब दावे खोखले निकलते हैं। और रही बात दिल्ली की इस फिल्म की, तो असल में दिल्ली की फिल्म तो कुछ साल पहले क्राउड फंडिंग से शुरू हुई थी जिसका नाम था अपना सपना मनी मनी। तो दिल्ली में उस क्राउड फंडिंग से जो फिल्म बनी, जब उसका लूट का माल सब खत्म हो गया तो एक नई फिल्म बनी जिसमें छोटे छोटे चोर जो थे वो लुटेरे बन के आ गए, जो आकर एक एक्साइज पॉलिसी के रूप में दिल्ली की जनता के सामने आई। और आज सवाल यह है कि जो बार बार आज अपनी गारंटी देकर विषयों को भटकाने की कोशिश करते हैं, जो बार बार एक गारंटी, कभी 2020 में गारंटी देते हैं कि हम सब दिल्ली में सब झुग्गी वासियों को मकान दे देंगे, जो वादा करते हैं दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को हम ठीक कर देंगे, उसकी सड़कें बना देंगे, उसमें दिल्ली का पॉल्यूशन घटा देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, वो सब जब नहीं होते तो नई गारंटी एक पेश की जाती है। फिर उस गारंटी के साथ साथ अपने भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए और गारंटी का एक लेप लगाया जाता है। तो असल में जवाब देना पड़ेगा। सुकेश चंद्रशेखर जो कह रहा है 10 करोड़ रुपए मुझसे एक्सटॉर्शन ली जा रही है, उनके जो मंत्री जेल के अंदर हैं 4 महीने से हटाए क्यों नहीं गए, दूसरे मंत्री के जो हालात हैं कभी भी जेल में जा सकते हैं, इन सब भ्रष्टाचारों का जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तो नहीं हो सकती है ना अर्पिता जी, इसलिए इनका जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी इसीलिए ये पूछ रही है कि ये क्या जिस ढर्रे पर वो चल रहे थे उसी ढर्रे पर आप चल रहे हैं, वो भी आप आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाते हैं। हर समय देखिए ये कुछ भी बयान दे जाते हैं लेकिन उसको प्रूव कुछ नहीं करते। मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे तक की रेड हो जाती है, वो सवाल उठाते हैं भाई मिला क्या? जब आप पोस्टर रिलीज कर रहे हैं तो आप फिल्म भी रिलीज कीजिए और बताइए कि आखिरकार क्या मिला। नहीं, ये बड़ा अजीब सा तर्क है। अरविंद केजरीवाल जी, आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम आते थे तो कहते थे देखो जी पहले इस्तीफा होना चाहिए फिर जांच होनी चाहिए। आज वो ये कह रहे हैं जांच एजेंसी टेलीविजन पर ये बता दे, कोर्ट को ना बताए, अरविंद केजरीवाल जी के कान में ये बता दे कि जांच एजेंसी को क्या मिला है। तो ये तो बड़ी अजीब सी घटनाक्रम है। आप इस बात को सब जानते हैं, वो तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे। हमें हमारे सत्येंद्र जैन को एक बड़ा सा नोबेल पुरस्कार दे, गोल्ड मेडल दे, मगर कोर्ट में 4 दफा अर्जियां लगाने के बाद भी कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी है।
वो अभी तक 4-5 महीने से जेल में है। ठीक है, तो बार बार ये सवाल ठीक है, लेकिन रवि जी अब देखिए सवाल तो यही उठ जाता है कि बीजेपी ने केजरीवाल की उस नींव पर चोट की है जिसकी मजबूती दे दीजिए, केवल ठीक है सर, जल्दी से कंप्लीट 4 सेकंड दे दीजिए, मेरा वाक्य पूरा हो जाए। वो असल में उनको जल्दी रहती है, अपने हर सहयोगी को उन्होंने ठिकाने लगाया है। अब बारी मनीष सिसोदिया की है, इसीलिए बार बार कहते हैं, उन्होंने पुराने इतिहास में लगाया है मनीष सिसोदिया कब गिरफ्तार होगा, गिरफ्तार करके दिखाओ, गिरफ्तार करके दिखाओ, 6% वोट बढ़ जाएंगे मेरे। दरअसल उनको जल्दी है मनीष सिसोदिया से छुटकारा पाने की, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। ठीक है, इस पर रवि जी जरा जवाब दीजिएगा, और जवाब तो इस चीज पर भी कि बीजेपी ने केजरीवाल की उस नींव पर चोट की जिसकी मजबूती का दावा दिल्ली के सीएम कट्टर ईमानदारी से करते थे। देखिए अर्पिता जी, दिल्ली में मुकाबला एक कट्टर ईमानदार पार्टी का एक कट्टर भ्रष्ट और बेईमान पार्टी से है। तो मेरा ये कहना है कि ये मित्र जो हैं कितने भी पोस्टर लगाएं, कितनी भी फिल्में बनाएं, मगर जो गाजीपुर और 2 जगह और जो लैंडफिल पे कूड़े के पहाड़ खड़े हुए हैं, वो तो ये अपने घर नहीं ले जा सकते, वो तो जनता की नजर में रहेंगे, सुबह शाम दिखते हैं लोगों को। एक पहाड़ को कुछ कम करने की हाइट कोशिश की थी तो वहां पर भी दीवार गिर गई। तो जो इनके टेस्टिमोनियल्स हैं, जो इनके प्रमाण पत्र हैं, वो तो दिल्ली के सामने खुले में रखे हुए हैं। अब चाहे वो कूड़े का व्यवस्थापन हो, चाहे वो वेतन हो एमसीडी कर्मचारियों का, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हो, चाहे वो एमसीडी के हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी मुद्दा, जो म्युनिसिपैलिटी जो काम करती है वो वसूली करती है, लाइसेंसिंग में पैसे खाती है, वो वेंडर्स का जो मैनेजमेंट है कायदे का, फेरी वालों का, वो नहीं करती है, उनसे रिश्वत खाती है। तो ये जो 15 साल से ये रिश्वत खा रहे हैं, अब उसका जवाब देने का समय आ गया। ये जो एक्साइज पॉलिसी की बात बार बार करते हैं, आपने एक छोटी सी बात पूछी थी कि भाई एक ही बात बता दो कि मिला क्या। कुछ नहीं मिला। आज 4 महीने जांच चलते हो गए, क्योंकि इनका एक सिद्धांत है। देखिए, जहां पर विपक्षी दलों की सरकार होगी वहां पर जांच चल रही है, अगर उसमें कुछ पाया गया तो गिरफ्तारी की जाएगी। सुन लीजिए एक मिनट, आशीष जी बहुत लंबा बयान दे गए कि वो मोरबी का एक उदाहरण ले लीजिए, जांच चल रही है। अगर कोई विपक्षी दल की सरकार है वहां पे, तो पहले सारों को अरेस्ट कर लो और कोर्ट को रिमांड देते रहो, लेकर के कि भाई रिमांड देते रहो, इनकी हमें इन्हें अंदर रखो और हम इन्हें कोई बेल नहीं होने देंगे, बाद में कोर्ट फ्रस्ट्रेट होकर के बेल देते। तीसरा इनका जो उदाहरण है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स का, कि जो भी कहीं पर कुछ हादसा हुआ बुलडोजर चला दो जाकर के, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स है। दिल्ली में भी वही हो चुका है, जहांगीरपुरी में आप देख चुके हैं। तो ये इनके 3 दोगले मापदंड है कि इनकी सरकार होगी तो ऐसे काम होगा, विपक्षी सरकार होगी तो ऐसे काम होगा। अब ये कितने भी पोस्टर बना के लगा दे, फिर इस पर तो देखिए ये सवाल तो है, लेकिन रवि जी इस पर तो फिर काउंटर सवाल बनता है। काउंटर सवाल ये बन जाता है, अभी का उदाहरण अगर आप देख लीजिए, आप भी सांस लेते होंगे सर, AQI देखा ही है सर आपने, है ना, हवा सांस लेने में दिक्कत हो ही रही है। जब तक दिल्ली में आपकी सरकार थी, आप ये कहते थे कि अरे देखिए साहब पराली चलाई जा रही है पंजाब में, उसकी वजह से आज स्थिति है। अब पंजाब में आपकी सरकार बन जाती है तो आप क्या कह रहे हैं कि जो यूपी और हरियाणा से बसें आ रही हैं उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, पंजाब में पराली की संख्या कम हुई है। तो जब आप भी सरकार बना लेते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाते हैं, तो आप पे क्यों भरोसा किया जाए? देखिए अर्पिता जी, हथेली पे सरसों नहीं जमती। हर तो ये तो उनकी सरकारों के लिए भी लागू होता है ना सर, ये तो जहां कांग्रेस है, जहां बीजेपी है, वहां पर भी लागू होता है। उनकी भी हथेली में सरसों नहीं जमेगी ना सर, यही उदाहरण दिया आपने। आप किसका मुकाबला किससे कर रही है? एक 42 साल पुरानी पार्टी खट्टर जी की हरियाणा के अंदर जो बरसों से चली आ रही है, जो यूपी में आप अभी दूसरा एक डबल इंजन सरकार चला रहे हैं, जहाँ पे इनका मुकाबला आप एक नए आदमी से कर रहे हैं जिसने अभी अभी सरकार संभाली है। और आपने खुद कहा कि पराली के मामले इस बार पहले के मुकाबले कम हुए हैं। अब केजरीवाल सरकार आपको दिल्ली में सरकार बनाए 8 साल हो गए, या 8 साल कम है कि ज्यादा है सर? नहीं, देखिए 8 साल के अंदर जो भी केजरीवाल के कमांड में था, इनकी हालत तो ये है कि अगर साल के हिसाब से कमांड भी तय होगा, सालों के हिसाब से कमांड नहीं सर। 1 सेकेंड ना सर, 8 साल दिल्ली में सरकार यमुना की, अरे सर काउंटर नहीं पूछूं क्या?
एक सेकेंड सर, 8 साल सवाल में पूछने सर, पर जवाब तो देने दीजिए सर, सवाल तो ले लेने दीजिए ना। आपने कहा कि करिए, भाई करिए। 8 साल, मैंने आपको बोला कि दिल्ली में भाई 8 साल आपकी सरकार थी, ये ज्यादा है कि कम है, तो आप उसमें कंडीशन की अपने नियंत्रण में बता रहे कि जितना हम कर सकते हैं। यमुना साफ हुई क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए आप, कि जो एक केंद्र सरकार या जो एक दूसरी सरकारें हैं, अगर वो इस बात पे उतारू हो कि नहीं हमें इन्हें फेल ही करना है, हमें यूपी और हरियाणा से जो कचरा, जो गार्बेज है, वो नदी में डालना ही डालना है, हमें दिल्ली में पटाखे चलाने ही चलाने हैं, हमें दिल्ली में, तो ये बनता है कि हर जगह जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार हर राज्य में नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा। कल को आपको एमसीडी की कमान भी मिल गई मान लीजिए, तो आप कहेंगे लीजिए अब केंद्र से फंड नहीं मिलता, हम काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप पहले ही आरोप लगा चुके हैं पुलिस यहाँ काम करने नहीं दे रही, एलजी यहाँ काम करने नहीं दे रही। तो सर, हम एमसीडी में भी अगर आम जनता के तौर पर मैं पूछूं आपको जिता दिया तो आप क्या कर पाइएगा? बिल्कुल करेंगे। जो मैंने मुद्दे आपके सामने रखे, वो 10 मुद्दे जो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, हाँ, वो पूरे करेंगे। अरविंद केजरीवाल का रिकॉर्ड है। जुड़ चुके हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रही हूँ मुदित जी से, जरा पहला कमेंट ले लूं। हाँ मुदित जी, कांग्रेस पार्टी कहाँ है सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर जगह है दिल्ली में। अगर आप जाएंगे, ये नतीजे चौंकाने वाले आने वाले हैं। देखिए, ये जो डिबेट होती है ना, जब मैं कहता हूँ बीजेपी आप पार्टी की पोल खोल रही है और आप पार्टी बीजेपी की पोल खोल रही है, क्योंकि दोनों ने दिल्ली में कोई काम नहीं किया है। ये बात सच्चाई है। पिछले 8 साल में दिल्ली में जीना दूभर हो गया। आप पॉल्यूशन की समस्या देख लें, आप ट्रैफिक की समस्या देख लें, मेट्रो के फेजेस लेट चल रहे हैं। दिल्ली में जो बसें थी, पहले 6000 बसें थी शीला जी के समय में, अब वो 3700 बसें रह गई हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में कोई एक्स्ट्रा इन्होंने कैपेसिटी नहीं बनाई है। स्कूल देखें, स्कूल के ऊपर सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं एजुकेशन का। एक मैं हमेशा तथ्य देता हूं, उससे स्कूल का सारा इनका पोल खुल जाता है एजुकेशन का। हम 8 साल पहले कांग्रेस की सरकार में 16 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते थे। आज आप हैरानगी होगी, अगर एजुकेशन इतनी अच्छी थी तो बच्चे बड़े क्यों नहीं? आज 16.25 लाख है, सिर्फ 25,000 बच्चे बड़े हैं, जबकि दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी बिगड़ गई, बड़ी हो गई। देखिए, बीजेपी की भी सेम दिक्कत है। एमसीडी में उन्होंने काम क्या किया है? ना केजरीवाल जी ने कोई काम किया, ना बीजेपी में एमसीडी में कोई काम करती है। दिल्ली में कूड़े की समस्या है, दिल्ली में लेंटर पे पैसे लिए जाते हैं, तो दोनों पे सवाल उठते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या इस भरोसे है कि चलिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के पोल खोलते रहेंगे, हम बैठे रहते हैं, फायदा हमें हो जाएगा, या आप भी कुछ एक्शन मोड में है? अरे आपने फिर एक्शन देखे नहीं? कोरोना के समय में ना बीजेपी वाले जमीन पे थे, ना आप पार्टी वाले जमीन पे थे, कांग्रेस जमीन पे थी। पोल हम इन लोगों की खोल रहे हैं जनता के सामने। मैं तो टीवी डिबेट पे जो आपस में बोल रहे हैं ना, उसकी बात कर रहा था। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, जनता के बीच में तो हम खोल ही रहे हैं इनकी पोल। सर, कोरोना के टाइम पर हम लगातार ऑफिस आते रहे। यहाँ पर दिक्कत ये है, बीजेपी कहती है हम रहे कोरोना काल में खड़े, कांग्रेस कह रही है हम खड़े रहे, आम आदमी पार्टी कहती है हम खड़े रहे, लेकिन हम पत्रकारों को वहां कोई नेता नहीं दिखा। अच्छा, कैसे? मेरी तो इतने पत्रकारों से बात हुई है, पूरे दिल्ली के लोग। सर, बयान देना और वहां पर काम करना दोनों दो अलग चीजें हो जाती हैं। ठीक है सर, सूद साहब से भी जल्दी से कमेंट्स ले लेते हैं, वो भी कह रहे हैं। जी सर, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सॉरी, आपने एक चीज बोली है, मेरा फिर गलत बात बयानी मत कीजिए। कांग्रेस की रसोई के जरिए हमने तकरीबन 60 लाख लोगों को दिल्ली में खाना खिलाया था, 5 लाख लोगों को राशन प्रोवाइड किया था, और वो जो कंट्रोल सेंटर था उसका चेयरमैन मैं खुद था। तो देखिए, आप गलत बयानी मत कीजिए, गलत बात ये। ठीक है, ठीक है मुदित जी, अगर आपने ऐसा किया है तो ठीक है, इसके शब्द में वापस लेती हूँ। लेकिन देखिए, हर इंसान ये दावा करता है, लेकिन जो नुकसान लोगों ने झेला है वो सर, वो उन सब दावों से बहुत बड़ा है। मैं आपको सारे तथ्य दिखा दूंगा। बहुत बड़ा है सर, उन सब दावों से वो जो नुकसान जो जाने गई वो सबसे बड़ा हो गया। ठीक है सूद साहब, ज्यादा जगह कांग्रेस की रसोई चली थी। ठीक है सर, ठीक है सर वापस आते हैं जरा। सूद साहब, ये किस तरीके की राजनीति आप लेकर आ रहे हैं, जहां आपको नहीं लगता क्या कि बीजेपी को अपने किए गए एमसीडी में काम, 15 साल से सर आप सरकार में है, तो अपने काम किए हुए अगर आप पोस्टर जारी करते, बजाय इसके आप मनीष सिसोदिया को स्कूटर में, बाइक में बैठाकर आप उनकी फोटो रिलीज कर रहे हैं और लुटेरा बता रहे हैं, तो सर ये किस तरीके की पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? देखिए, हम अपने किए हुए कामों का एक वचन पत्र अभी हमने जारी किया। सर, वो 2008 के बाद से दिल्ली में राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत आपने कहा मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आगे आप क्या करेंगे, आप वो बता रहे हैं, आपने क्या किया वो कब बताइएगा सर? वो उसके लिए क्या आपको ऐसा कोई पोस्टर आप रिलीज करने वाले हैं आगे, जिससे पता चले कि एमसीडी मतलब जहां आप कब्जे में थे आपने क्या क्या बेहतर काम किए? सर, ताज गिनाने के लिए आएगा कुछ? आप अर्पिता जी, मैं बता रहा हूं ना आपको, सुनिए
मैं आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। आपने अपनी कॉपी में भी पहले दिखाया था, हमारे वचन पत्र में, वो वचन पत्र हमारा फ्यूचर के लिए नहीं है। 2008 से दिल्ली में पहली बार गरीब झुग्गी निवासियों के लिए मकान बने। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कांग्रेस की सरकार ने मकान बनाने के लिए लोगों से फॉर्म्स के रूप में इकट्ठा कर लिए थे, मगर एक भी मकान नहीं दिया गया। आपने भी शायद वो रिपोर्टिंग की होगी, शकरपुर पे जब झुग्गियां हटाने के लिए गए थे तो केजरीवाल साहब सड़क पर लेट गए थे और वादा किया था 2013 में, जहां झुग्गी वहां मकान। एक भी मकान नहीं बनाए, हमने मकान बनाकर दिखाया है। मैं अपने कामों का पूरा पर्चा जारी करूंगा। दिल्ली के सबसे खूबसूरत पार्क एमसीडी ने बनाए हैं। गरीब लोगों के लिए एयर कंडीशन कम्युनिटी सेंटर हमने बनाकर दिए हैं। और जब पूरी दिल्ली में लोग अपने घरों में जूठे बर्तन अपने बीमार लोगों के नहीं उठाते थे, तो पूरे कोरोना काल में एमसीडी का सफाई कर्मचारी पूरी शिद्दत और सेवा भाव के साथ हमने दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मेंटेन करके दिखाया है। जब कॉमनवेल्थ में मुदित अग्रवाल जी की सरकार फेल हो गई थी, जिस कॉमनवेल्थ के घोटाले को रवि श्रीवास्तव जी के नेता यूं झुलाते घूमते थे, उस समय दिल्ली की सफाई व्यवस्था शीला दीक्षित के कहने पर, निवेदन करने पर हमने 24 घंटे में मेंटेन करके दिखाई। दिल्ली के ग्रीन कवर को मेंटेन करने का काम हम करते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी जब सब अच्छे का, अगर सब अच्छी टोकरियां देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं, तो बुरे को भी जिम्मेदारी आप ले लेना सर। आज जो कूड़े के ढेर पर आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से राजनीति कर रही है, उसका मौका किसने दिया है? देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आ रही हूँ मुदित जी, आ रही हूँ। नहीं, बहुत जरूरी पॉइंट है जो अभी इन्होंने बोला है, मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। और देखिए मुदित जी, सवाल मुझसे है, शायद सवाल मुझसे है ना जी? जी सूद साहब, आपसे ही है कि जब अच्छे की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं सर, तो बुरे की जिम्मेदारी भी लीजिए। कूड़े के ढेर पर आपके हिसाब से जो आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है, उसके लिए आज किसने मौका दिया? नहीं, सुनिए, अगर अभी रवि जी कह रहे थे जो कुछ मेरे डोमेन में है मैंने वो किया, ये 2020 की गारंटी है। ये देखिए, दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का वादा इन्होंने किया था, किस बिना पे किया था? अगर इनके डोमेन में नहीं है, ये 2020 की 10 गारंटी है। रीपैकेज करते हैं। ये 11,000 बसेस चलाने की बात की थी, कहां है 11,000 बसेस? ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज की बात हुई थी, ये प्रदूषण की बात हुई थी। ये सब चीजें जब नहीं होती तो कह देते हैं हमारे डोमेन में जो कुछ है। इस प्रकार से कैसे आप एक सरकार? ठीक है रवि जी, जल्दी से इस पर 30 सेकंड आपको कमेंट करा रही हूं। विनोद जी और मुदित जी आ रही हूं, जल्दी सर प्लीज। रवि जी देखिए, जो ये महोदय बता रहे हैं कि ये नहीं किया या वो नहीं किया, श्रीमान जी, जो आपके कंट्रोल की चीजें थी, जो केंद्र के करने की चीजें थी, वो आपने किया नहीं किया। और अगर आपने की है तो ये जो आप अपना ढोल इतनी जोर से पीट रहे हैं, इसके पोस्टर बना करके लगाते दिल्ली के अंदर, फिर ये मोटरसाइकिल और लुटेरा बताने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लगाएंगे, वो दिखाते ना कि हमने क्या कहा, जरूर लगाएंगे। अब आप समझ नहीं आता, वक्त बर्बाद होता है दर्शकों का। जो केजरीवाल की तरफ भागेंगे नहीं। हाय रे, मार दिया रे, बीजेपी ने मार दिया रे, लूट लिया रे, बचा लो रे। सूद साहब एक सेकंड, केजरीवाल की तरह यहाँ पर भी वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस तरीके की बातें होने लगी। एक आया आरोप लगा के चला जाए, दूसरा आरोप लगा के चला जाए, कोई मतलब नहीं है सर। लॉजिक पे थोड़ा बात कर लेते हैं। एक सेकंड सर, सूद साहब ठीक है, जरा रोकिए, हम विनोद अग्निहोत्री जी का तब तक रिएक्शन ले लेते हैं, और जब ये शांत होगा माहौल तो उसके बाद एक बार फिर से शुरू करेंगे। विनोद जी आपका रिएक्शन। ठीक है सूद साहब, प्लीज सर। विनोद जी देखिए, चुनाव है और चुनाव में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप का स्तर क्या होना चाहिए। अब दरअसल पहले गली मोहल्लों में इस तरह की बात कार्यकर्ता आपस में जरूर करते थे, चोर लुटेरे डकैत इस टाइप की, लेकिन अब बाकायदा राजनीतिक पार्टियां पोस्टर निकाल करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने लगी हैं। ये इस चीज से लगता है कि चुनाव का स्तर जो है, भाषा का स्तर भारतीय राजनीति में और खासकर दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां कितना मतलब गिर रहा है। हमें याद नहीं है, इसी दिल्ली में लगातार एमसीडी के चुनाव भी हुए, दिल्ली में विधानसभा के भी चुनाव हुए, लोकसभा के भी चुनाव हुए। राजनीतिक मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगते रहे, लेकिन एक तो भाषा का स्तर बना रहा, दूसरा परस्पर जो वैमनस्यता है वो नहीं होती थी। नेता आरोप लगाते थे, चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ होते थे, लेकिन उसके बाद जब सरकारें बन चलती थी तो सरकारें मिलजुल के काम करती थी। अभी सूद साहब कह रहे थे कि शीला दीक्षित जी ने विनती की और हमने कॉमनवेल्थ में सफाई की,
अब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस समय, एमसीडी में बीजेपी थी, तो विनती क्या करना है? दिल्ली में कॉमनवेल्थ अगर हो रहे हैं तो वो जितना जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी उतनी एमसीडी की भी थी, क्योंकि वो राष्ट्रीय खेल थे, राष्ट्रीय आयोजन था। तो इसमें कोई एक दूसरे से विनती नहीं करता है सूता, एक दूसरे से कहा जाता है और एक दूसरा ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ना शीला दीक्षित की सरकार ने कोई एहसान किया था, ना एमसीडी ने कोई एहसान किया, वो तो राष्ट्रीय आयोजन था। और आगे भी जब कभी होगा तो चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे एमसीडी हो, सबके मिलजुल के काम करना चाहिए। शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय भी समन्वय देखने को मिला, नरसिम्हा राव और मदन लाल खुराना की सरकार में भी समन्वय देखने को मिला। वही समन्वय चुनाव के बाद दिखना चाहिए। जनता, क्योंकि जनता तो वही है, वोटर तो वही है, वोटर कांग्रेस बीजेपी या आम आदमी पार्टी नहीं है, वोटर तो दिल्ली के नागरिक हैं। ठीक है, वोट किसी को देते हो, लेकिन चुनाव जो भी जीते ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो चुनाव में जो वादे किए उनको पूरा करे। 15 साल से एमसीडी दिल्ली में है, इस एमसीडी में बीजेपी है, तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो अपने किए हुए कामों का ब्यौरा जनता से दे और सकारात्मक नोट पर वोट मांगे। देखिए हमने इतना किया है, ये हमारे वादे हैं और इनको हम आगे और करेंगे। और आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है वो दिल्ली सरकार के अपने काम की ना करके लोगों के बीच में जाए और कहे कि हमने दिल्ली में ये किया, हमें ताकत दीजिए, हम एमसीडी में भी ये करेंगे। कांग्रेस को ये चाहिए कि वो अपने जमाने के कार्य की बेहतर होगा कि सकारात्मक तरीके से चुनाव लड़े, ना कि एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की भाषा जो बिल्कुल सड़क छाप भाषा है उसका इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं विनोद जी आप। और सूद साहब, यही सवाल बनता है भाई, इस तरीके से पोस्टर जारी करना किस तरीके की राजनीति, जो मैंने पहले भी सवाल पूछा। अब आपके नेता ही कह रहे हैं कि भाई चलिए मुख्यमंत्री को लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की आप चुनौती दे रहे हैं। सर ये अगर एक तरफ से शुरू होगा तो आपके नेता जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं या लगे हैं, या आपके जो नेता हैं, क्या इसी टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, ये पोस्टर बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है मैं आपको बताता हूं। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री से शराब के भ्रष्टाचार पे सवाल पूछे गए तो वो बताते हैं कि मेरी खबर छप गई न्यूयॉर्क टाइम्स में, इसलिए आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है। जब सुकेश चंद्रशेखर जेल में बैठकर कहता है 10 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन में लिए, मुझसे 500 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहे गए, मैंने विदेश में जहाज भेज के अरविंद केजरीवाल की घड़ी का पट्टा खरीदा, तो इसका जवाब ना देकर जब आप ये बात कहते हैं कि बीजेपी हमसे डरकर ये सवाल पूछ रही है, तो इस प्रकार से जनता के सामने आपके भ्रष्टाचार को सामने लाने का हमें जवाब करना ही पड़ेगा। अभी अग्निहोत्री जी कह रहे थे एक संवाद का, एक विमर्श का स्तर होना चाहिए। विपक्ष ने सवाल पूछा, वही अरविंद केजरीवाल इन सब के सामने, एक बात बताइए ना और आपके सामने, अगर विपक्ष सवाल पूछे और सत्ता में बैठी पार्टी जवाब ना दे तो उसे लगाते थे और लुटेरा मांग लेते थे। इन शब्दों का इन तरीके के पोस्टर बनाने का हक मिल जाता है सर? मेरे को भी तो आप मेरे को जब महाठग अगर किसी से कहे मेरे से एक्सटॉर्शन ली जा रही है, महाठग अगर ये कहे मुझसे एक्सटॉर्शन ली जा रही है, तो हम सवाल ना पूछे। वो हमारे प्रधानमंत्री को क्या क्या गाली देते हैं, हमने तो कभी कुछ आऊं ठीक है मुझे समय नहीं दे रहे, हमने केजरीवाल पे हमले नहीं किए हैं। ठीक, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप फिर कहते हैं कांग्रेस कहाँ है, आप कांग्रेस को नुमाइंदे को समय नहीं देते। आप बीजेपी और आप पार्टी ने तो भेजा भी नहीं, आप कम से कम समय तो दीजिए ना। मैं फिर आप कहते हैं कांग्रेस कहाँ है, गलत बात है। सरकारें थोड़ी बनती हैं सर। नहीं गलत नहीं, तो आप हमें यहाँ समय नहीं देंगे, आपने फिर बुलाया। बिल्कुल समय दे रहे हो। अब काउंटर सवाल होंगे तो फिर आप इस बात पर नाराजगी जताएंगे कि लीजिए बीजेपी से आपके काउंटर सवाल नहीं होते। आप काउंटर सवाल उनसे पूछ रहे सर, उसकी तो तारीफ कीजिए। हर समय सर बुरा ही मत देखिए ना, अच्छा भी देखिए, अच्छे वाले चश्मे को भी लगाइए। खैर चलिए जल्दी से सर आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, क्योंकि रवि जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए बड़ा अच्छा, आप मेरे को 30 सेकंड भी क्यों दे रहे हैं, वो भी मत दीजिए, आएगी नहीं। हाँ देखिए ऐसा है, ऐसे शब्दों का आप भी इस्तेमाल मत कीजिए एंकर साहब, दिस इज नॉट करेक्ट। सी नंबर 1, आप अगर काम करते हैं जनता के लिए तो कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अगर बीजेपी आज ये कहती है कि हमने शीला जी के कहने से सफाई की और एक दिन में दिल्ली ठीक कर दी, तो हर दिन दिल्ली ठीक क्यों नहीं है, वो एक ही दिन क्यों ठीक है? सॉरी, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन है। जहां तक मर्यादा की बात है, देखिए बीजेपी ने कभी मर्यादा नहीं रखी और केजरीवाल जी ने भी नहीं रखी। आप मोदी जी के मैं क्या क्या बयान आपको बताऊं, कांग्रेस की विधवा, जर्सी काओ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वैसे ही केजरीवाल जी भी सबको लुटेरा चोर कहते थे। तो देखिए ये तो इन दोनों का राजनीतिक कल्चर है। तो अब मैं हैरान तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन देश में जो राजनीति का स्तर ये दोनों पार्टियां गिरा रही हैं, ये दोनों इसके जिम्मेदार हैं। केजरीवाल जी भी जिम्मेदार है और बीजेपी जिम्मेदार है। और जहां तक ये बात हुई थी भी हमने बड़े घर बना दिए दिल्ली में, जो मोदी जी ने अभी इनॉग्रेशन किया था, आपको पता है ये 2013 में शीला जी ने स्कीम लॉन्च की थी जिसके तहत 3000 मकान 2016 तक बनने थे, जो आप 7 साल लेट बन के तैयार हुए हैं। और 200 रुपए जिसपे खर्चा आना था उस पर 364 रुपए खर्चा आया है। दूसरा,
2019 तक 8,000 बन जाने चाहिए थे, उसका पता ही नहीं है अभी। तो बीजेपी अगर इसका भी क्रेडिट ले रही है तो बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, देखिए ये वही सरकार है, ये विज्ञापन की सरकार है। मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। आप देखो 10 सेकंड, देखिए ये केजरीवाल जी सरकार है। पिछले साल एक सेकंड साहब, हैव सम पेशेंस। ये जो आपको याद है पिछले साल पराली डीकंपोजर खरीदा गया था दिल्ली के लिए, आपको ये पता है केजरीवाल जी ने 68 लाख का तो डीकंपोजर खरीदा जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, और 23 करोड़ ऐड पे खर्चे। ये सरकार चल रही है दिल्ली में एमसीडी की और केजरीवाल जी की। सोचने की जरूरत है। अरे लोगों के लिए काम करो, लेकिन आप लोगों के लिए जब काम करते हैं वो एहसान नहीं करते। लोगों का हक है, आपको जब चुन के भेजा है और हम अगर लोगों का काम करते हैं वो हमारा हक है। हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते। ये मुझे कहना था। ठीक है रवि जी, धन्यवाद। देखिए अभी एक भाजपा वाले मित्र सुकेश चंद्रशेखर का नाम दे रहे थे। साहब दोनों के जवाब आप दे दीजिएगा, अभी रवि जी के भी बहुत सारे सवाल और आरोप होंगे। ठीक है रवि जी। सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है और जेल की सजा काट रहा है, और बीजेपी को उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ रहा है। जो 3 लेटर इन्होंने लिखवाए एलजी के नाम, उन तीनों लेटर्स के ऊपर दस्तखत भी उस आदमी के अलग हैं। तो ये सिग्नेचर भी खुद ही कर रहे हैं, लेटर भी खुद ही बना रहे हैं और देके भी खुद आ रहे हैं। तो सुकेश चंद्रशेखर का तो नाम मत लीजिए, बड़े शर्म की बात है। आप ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपको एक लुटेरे और ठग की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है। की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। हाँ, नहीं वो क्लेम करते हैं, मैं नहीं करता। नहीं सर, मैं सुन नहीं पाई, आपने क्या कहा? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। वो क्लेम करते हैं, मैं नहीं। अच्छा, हाँ ये ठीक है, क्लेम करते हैं। मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले मान रही है क्या ये? ठीक है, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो वो पहले ही बन चुके थे। अभी वो अपने को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, और उन्हें भी एक ठग की शरण में जाना पड़ता है और चिट्ठियां खुद लिखवा के साइन करते हैं कि जाकर के हमारी इंक्वायरी करवाई। ये हाल है। ठीक है सूद साहब, ये इनका ब्रांड एम्बेसडर है सुकेश चंद्रशेखर। ठीक है, ये इन्होंने काम किया है जो ये दिखाना है। ठीक है, ठीक है। आपने सूद साहब, आपने पॉल्यूशन का जिक्र किया ना, तो मुझे लगता है उस पॉल्यूशन के कारण रवि जी की कुछ दृष्टि भ्रम आदि कई भ्रम हो गए हैं। जेल का मंत्री जेल में है, मजे की बात है। सत्येंद्र जैन पहले जेल मंत्री थे, वो जेल में है। जेल का प्रशासन आम आदमी पार्टी के पास है। जेल में अभी एक्सटॉर्शन के इल्जाम इन पे लग रहे हैं और ये कह रहे हैं हम साइन कर रहे हैं। अरे आप तो एक छोटी छोटी चीज के लिए कोर्ट जाने वाले लोग हो भैया, क्यों नहीं उस चिट्ठी के लिए? अगर आप इतने सच हो तो आज तक अरविंद केजरीवाल ने डिनाई क्यों नहीं किया कि हमने 50 करोड़ रुपए नहीं लिए? आइए हमारे पार्टी के खाते चेक कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने डिनाई क्यों नहीं किया कि 10 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन नहीं मानी एक बार भी? और एक चोर कहता है, एक महाठग कहता है कि मेरा पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लो। मेरा मन करता उस महाठग को ना मानूं, मेरा मन करता उस महाठग को ना मानूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मानूं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और मैं दिल्ली का नागरिक हूं। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना कायर और इतना डरपोक है, एक चोर की चुनौती को स्वीकार नहीं करता जो उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहा है, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री? क्यों नहीं स्वीकार कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री कि मैं पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए तैयार हूं? नहीं कर रहे तो जनता तो पूछेगी। और जब करेंगे भाई? सर एक सेकंड, जरा ये बताइए, अगर राजनीति के स्तर को इसी लाई डिटेक्टर टेस्ट पर हम ले ही आए हैं तो क्या बीजेपी भी तैयार होगी? कल को विपक्ष आपके भी नेताओं से पूछ सकता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए, आप कराइएगा? इनके दूध के दूल्हे हैं सारे विपक्ष तो एक नंबर के सारे भ्रष्ट। आप मौका दे दे रहे हैं कि वो जवाब न दे। सर दूसरी बार मैं पूछ रही हूँ, आप मौका दे रहे हैं रवि जी। हाँ सूद साहब, देखिए कोई विपक्ष का नेता पूछेगा उसका जवाब देंगे, मगर कोई कॉमन अगर बोलेगा। आप तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिल्ली के लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार होते हैं, तो आपके नेता तैयार होंगे या नहीं होंगे? सर जी, आप अगर ये कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसे भी जनता ने ही चुना है, हमारे नेता पे कोई चोर इल्जाम थोड़ी ना लगाता है। नहीं, अगर हमारे नेता पे कोई चोर, सर कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी के किसी नेता पर इस तरीके के आरोप ना लगे हों? हमारे नेता पर राजनीतिक आरोप लग रहे हैं। ये रोज झूठे आरोप लगाते हैं
इनको राइट ऑफ, जिनको राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर नहीं पता, वो 1.5 लाख करोड़ का इल्जाम लगाते हैं। सर, ये जो आप लगातार बोल रहे हैं ना, इसको आप ट्वीट करके तो आप लोग आरोप और प्रत्यारोप तो लगा ही रहे हैं दूसरे पर, लेकिन जरा यहाँ पर सार्थक एक चर्चा कर लेते हैं ना सर। ये टेस्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं वो सीधा सा सवाल है सर मेरा इसके लिए। अगर आप क्या ये सर आप ये मानते हैं कि बीजेपी के सारे नेता कोई भी भ्रष्ट नहीं है, कभी बीजेपी के किसी नेता पे इतिहास में ऐसा कभी आरोप लगा ही नहीं, दूध की धुली है एकदम बीजेपी की पार्टी सर? हाँ। और ऐसा भविष्य में ऐसे आरोप लगेंगे भी नहीं। जैसा जेल में बैठकर, हाँ मैं बताता हूँ, अरे भाई प्रधानमंत्री का भी नाइट लेटर करवा लो ना। उन्होंने कहा था वो 52 दिन बाद से चौराहे वसूलने का इल्जाम हमारी पार्टी पर कभी नहीं लगाया और कभी नहीं लगा पाएगा। मैं इस बात का दावा करता हूँ, कभी नहीं लगा पाएगा, कभी नहीं लगा पाएगा। हमारे किसी नेता पर महंगी घड़ियों के लिए बाहर से घर जाकर मंगाने के लिए ऐसे आरोप कोई नहीं लगा पाएगा। 500 करोड़ रुपए कहीं से भी इकट्ठा करके लाओ और मेरे को चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी का विस्तार करने के लिए, हम तो आजीवन सहयोग निधि से अपनी पार्टी चलाने वाले लोग हैं। बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस को लेकर लगते रहे हैं, अभी ताजा उदाहरण तेलंगाना को लेकर दिया जाता है। क्या उस केसेस में भी कहीं अगर कोई आरोप आता है तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हैं आपके नेता? अगर कभी कोई आरोप, विपक्षी क्योंकि आरोप लगा रहा है ना सर? आप दो चीजों को मिक्स कर रही है आप। मैं माफी चाहता हूं, मैं बहुत अदब से मगर दृढ़ता से कहता हूं, आप दो चीजें मिक्स कर रही हैं। अच्छा। मिक्स ये है किसी राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल पर आरोप प्रत्यारोप, और जेल में बैठे हुए एक ठग का आप पे एक्सटॉर्शन का आरोप। अच्छा, आपसे अपनी जेल से ट्रांसफर करने का, इस जेल से मुझे निकाल दो, ये आरोप, इन दो में फर्क है। ठीक है, समझ गई रवि जी। मेरा ये बड़ा आरोप तो देखिए, ये बार बार लगा रहे हैं कि देखिए जेल में बैठा महाठग आपके नेताओं पर, सत्येंद्र जैन पर जो मंत्री हैं, ये आम आदमी पार्टी थी जो कट्टर ईमानदार की छवि कहकर आई थी और ये कहा था कि सबसे पहले हम अपने नेताओं का इस्तीफा लेंगे अगर ऐसे कोई आरोप लगते हैं। आज जेल में भी बैठे हैं फिर भी कोई इस्तीफा नहीं हुआ है सर। देखिए इतिहास आप 8 साल का उठा के देखिए तो बहुत सारे नेता, क्या मंत्री तक भी आरोप लगने पे, आरोप साबित होने पे निकाले गए हैं आम आदमी पार्टी से, और हमें किसी को इसका सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। इनको पूछना चाहिए जैन से फिर ऐसा क्यों है सर? गलत बात। देखिए सत्येंद्र जैन पिछले 4 महीने से 5 महीने से सत्येंद्र जैन केजीएफ का मालिक है उनके खिलाफ। अरे यार आपको मालूम है सत्येंद्र जैन केजीएफ का मालिक है। अरे आप क्योंकि सत्येंद्र जैन केजीएफ, केजरीवाल गोल्ड फील्ड, दिल्ली को केजरीवाल गोल्ड फील्ड बना दिया है। ठीक है रवि जी, देखिए उसका मालिक है सत्येंद्र जैन। देखिए सत्येंद्र जैन, ठीक है साहब, एक एक करके सर ऐसे चीखा चलिए। हमें क्यों बुला रहे हैं? नहीं, सत्येंद्र जैन केजीएफ का मालिक है। नहीं है, तुम्हारा होगा मालिक। ये लीजिए, अब ये तो एकदम गली नुक्कड़ वाली आप लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। ठीक है, एक सेकेंड सर, विनोद जी, जिस पर हम बात कर रहे थे कि राजनीति का स्तर क्या हो गया, यहाँ पर लीजिए, हम नहीं है चोर, तुम हो चोर, यहाँ पर लॉजिकल बात ना करके इसी तरीके की बात, जैसे एक गली नुक्कड़ पर हम बात करते हैं वैसे ही राजनेता सर बात करने लग गए हैं। अब क्या ही स्तर हो गया है राजनीति का? आपको बोलते बीच में तो आपने रोकती नहीं है। एक सेकंड सर, मैं दोनों लोगों को रोक रही हूँ। विनोद जी से मेरा सवाल है। विनोद जी, देखिए ये अर्पिता जी, ये तू मैं जो हो रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में, इसी से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि राजनीतिक दल इस वक्त जो है, मुझे लगता है मुद्दों को लेकर के, वैचारिक बहस को लेकर के खोखले हो गए हैं। वरना ये नौबत नहीं आती, कोई केजीएफ की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे भाई, सवाल ये है, वो जैसे आपने एक बड़ा बुनियादी सवाल पूछा है कि अगर जेल से कोई चिट्ठी लिख दे किसी के खिलाफ तो उसका एक कानूनी प्रावधान है, उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच का तरीका यह है कि फिर 164 धारा के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो उसका, क्योंकि 164 का जो बयान होता है वो उसके लिए उसको अदालत में साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की जो बयान देता है, इसलिए सबूत माना जाता है। तो क्या 3 चिट्ठियां लिखने के बाद उसके 164 में बयान कराए गए? क्या नहीं कराए गए ना अभी तक। तो इसका मतलब जो है, खाली जो है इसको मुद्दा बनाने की बात है। दूसरी बात, कोई भी जिसपे अपराध, जिसपे ठगी का आरोप हो, चोरी का आरोप हो, भ्रष्टाचार का आरोप हो, वो किसी पर भी अगर चिट्ठी लिख दे तो आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात करेंगे। ये तो संभव नहीं है ना। ये इस तरह से भाई उसके कानूनी प्रक्रिया है,
कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कराइए। अगर वो चिट्ठी लिख रहा है, गंभीर मामला है, ना कि सीधे सीधे आप लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग करने लगे। चिट्ठियां पहले भी बहुत लिखी गई हैं, अब मैं उन प्रकरण में जाना नहीं चाहता हूं। चिट्ठियां तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जेल से लिखी गई हैं और उनमें कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हुआ है। तेलगी घोटाले में भी इस तरह की बातें सामने आई थी, उसके पहले और भी आई हैं। तो ये सब बातें मुझे लगता है ये परंपराएं ठीक नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली से कोई लिख रहा है, कल को कोई तेलंगाना से लिख दे, कोई पश्चिम बंगाल से लिख दे, तो कहां तक आप लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग करेंगे? मुझे लगता है इसकी एक प्रक्रिया, जो कानूनी प्रक्रिया है ऐसे मामलों में, उसका पालन किया जाना चाहिए। एलजी को चिट्ठी लिखी है, एलजी उसकी जांच के आदेश दें, मजिस्ट्रेट को भेजे, उसके बयान करें। वो ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं भाई? अब देखिए सूद साहब, अगर चिट्ठी की बात करेंगे तो जिनके खिलाफ चिट्ठी लिखी गई, विनोद जी, वो ये सामान्य सी प्रक्रिया पे टिप्पणी क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, डीजी बंजारा की चिट्ठी सीधा आम आदमी पार्टी के खिलाफ लिखी चिट्ठी पे उसको सूद साहब दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इस पर जवाब देने की जगह, इस प्रक्रिया पे पालन करने की जगह, इसकी मांग करने की जगह, वो तो उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं और आप उसको क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे सुनिए, अरे कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। डीजी बंजारा की चिट्ठी के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया आई थी क्या? जेल से लिखी गई थी, बताइए, कोई आई थी प्रतिक्रिया? फिर आप ऐसी बातें नहीं प्रकरण लाना चाहता हूं, आप ही ला रहे हैं। जो एक कानूनी प्रक्रिया उसका पालन करिए ना। नहीं जरूर लाइए ना। डीजी बंजारा की चिट्ठी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लिखी गई थी, याद है? भरी होकर आए हैं। नहीं, डीजी बंजारा की चिट्ठी, लेकिन सूद साहब, नहीं बंजारा की चिट्ठी, नहीं वो छोड़िए, बंजारा की चिट्ठी, उसमें भी आपने उसको बंजारा की राजनीतिक चिट्ठी डिबेट को जवाब बना दिया। नहीं आना चाहिए था, सही बात है। सब मुद्दों पे 10 साल तक लड़के और हम निकल के आए हैं। अरे वो अलग बात है, तो 10 साल इनको भी लड़ने दीजिए, हमारे इनको भी लड़ने दीजिए 10 साल तक। जांच कराइए ना उसकी प्रक्रिया की, साफ होकर आए हैं। अरे जांच कराइए ना पाक साहब, इनको भी निकलने दीजिए। ये पाक साहब होंगे तो निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। खंडन क्यों नहीं कर रहा है वो? इसका खंडन क्यों नहीं कर रहा है? विनोद जी जवाब तो दीजिए ना। ऐसे मामलों में होता है क्या? कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या खंडन करता है क्या कभी इस तरह की चीजों का? कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी खंडन करता है क्या? बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई, बहुत सारे आरोप लगते हैं। देखिए, मैं चीख चिल्ला नहीं सकता, मैं से चीख चिल्लाई चुप कर दीजिए। अग्निहोत्री साहब, आप भी चुप हो जाइए प्लीज, किसी पार्टी का भी हो। अग्निहोत्री जी, मैं तो कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा। अग्निहोत्री जी, आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए इस डिबेट से आप दिल्ली की जनता की व्यथा देख लीजिए। जिस तरीके से बीजेपी और आप पार्टी यहाँ पे डिबेट कर रही है, सरकारें भी इसी तरह चला रही है, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। दिल्ली की जनता का तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, बीजेपी और आप पार्टी दोनों का सिमिलर मॉडल है। वो मॉडल क्या है? करप्शन और प्रोपेगेंडा। करप्शन करो और प्रोपेगेंडा करो, काम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों को पता है काम पे तो इनको वोट मिलता नहीं है। बीजेपी के मुद्दे अलग रहते हैं वोट लेने के, केजरीवाल जी के अलग रहते हैं। काम कौन करेगा दिल्ली की जनता के लिए? तो ये जो डिबेट है ना, इससे ये प्रूव होता है, जिस तरीके से ये डिबेट कर रहे हैं उसी तरीके से सरकार चल रही है। मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। रवि जी, वक्त की थोड़ी कमी होने की वजह से आपके पास में आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाई। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर शुरू हुआ है, अभी तो साहब चुनाव सामने है, ये लड़ाई अभी और बढ़ सकती है।